मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जो है वो बात करने वाले हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की जो किताब है इसके बारे में, और इसका जो अध्याय 1 है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो मेरा मकसद आपको पूरी किताब की रीडिंग या पूरे चैप्टर की रीडिंग लगवाना नहीं होगा, बल्कि इसमें से पूरे चैप्टर में जो मेन फैक्टर हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरे बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा, और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण मैं बातें बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा, आपने पढ़ लिया है तो, है ना। इसका उद्देश्य यही है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, कान में ईयरफोन डाल के बढ़िया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं सेशन को। साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल और प्रकृति एवं इसका विशेष क्षेत्र क्या है, ये कक्षा 12 का जो है, कक्षा 12 का पहला अध्याय, कक्षा 12 के भूगोल का जो है पहला अध्याय है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र यानी मानव भूगोल। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मानव भूगोल क्या होती है, प्रकृति इसकी क्या है और इसका विशेष क्षेत्र क्या है। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करें भूगोल के बारे में। अपना जो विषय है भूगोल, इसके बारे में बात करें। भूगोल क्या होती है? तो भूगोल क्या है? एक अंतरानुशासित विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? एक अंतरानुशासित विज्ञान है। और भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल का आपको जनक याद रखना है। कौन है भूगोल का जनक? तो भूगोल का जनक, आपसे कोई भी पूछे कि भूगोल का जनक कौन है, तो आपको सीधा याद रखना है कौन है? हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस मानव भूगोल, मतलब कि भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को। किसे माना जाता है? हिकेटियस को। हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था? जस पीरियोडस, इसकी पुस्तक का नाम था ये। ओके, इसके बाद ये तो हो गई हमारी भूगोल के बारे में बात, कि भूगोल एक अनुशासित विज्ञान होता है, जैसा कि आप कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं। देखो, भूगोल समकलनात्मक होती है, अनुभाविक होती है एवं व्यवहारिक है। कैसी है भूगोल? भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो कैसा है? समाकलनात्मक है, अनुभाविक है एवं व्यवहारिक है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मेरा जो है इस वीडियो में मकसद ये नहीं रहने वाला है कि मैं आपको पूरे पार्ट की रीडिंग लगवाऊंगा या कुछ नहीं। मैं आपको इस पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका जो विषय है मानव भूगोल, उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले जो है एक बार भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भूगोल का जनक कौन था। भूगोल का जनक था आपका हिकेटियस। इनकी पुस्तक का नाम जस पीरियोडस। अब हिकेटियस से भी पहले, भाई ये भूगोल शब्द कहाँ से आया? आपके मन में सवाल आया होगा कि ये भूगोल शब्द कहाँ से आया। तो भूगोल शब्द, देखिए, भूगोल जो शब्द है ये किससे बना है? जियोग्राफिया से बना है। किससे बना है? जियोग्राफिया शब्द जो होता है उससे बना है। जियोग्राफिया एक शब्द है, उससे ये शब्द बना है ना। ज्योग्राफिया से शब्द बना है। और इस ज्योग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। ओके, इरेटोस्थनीज ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। ये बातें आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इरेटोस्थनीज ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन इसका अर्थ होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स जो हैं उसकी एक मैं अलग से आपके लिए सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें हम पूरे चैप्टर की नोट्स कवर कर लेंगे। इसमें हम पहले किताब की एक समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर की समरी मैं आपके लिए इसमें कवर करा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल कहते किसे हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं।
देखिए पेपर में सीधा पूछा जाता है कि मानव भूगोल की जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, मतलब कि जो भूगोलवेता है उनके अनुसार परिभाषाएं बताइए। तो हम पहले बात करें कि जो भूगोल है, मानव भूगोल अपना जो विषय है, इसमें हम देख रहे हैं अभी कि जो भूगोल है हमने अभी तक पढ़ा, भूगोल क्या होती है, इसके जनक कौन है, इन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? दो। एक तो होती है भौतिक भूगोल, एक होती है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में आपको पढ़ना है मानव भूगोल। तो आपका विषय कक्षा 12 में कौन सा रहने वाला है? मानव भूगोल, ना कि भौतिक भूगोल, है ना। तो अब आपको जो दो बुक्स मिली हैं उनमें पहली तो भारत के संदर्भ में रहने वाली है और दूसरी जो है उसका जो संदर्भ है वो है आपका विश्व, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, मानव भूगोल की चर्चा करते हैं। मानव भूगोल में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मानव भूगोल जो शब्द है, इस मानव भूगोल को लेकर कौन आया। तो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल का जन्म माना जाता है किसे? फ्रेडरिक रेडजेल को। किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल। किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। फ्रेडरिक रेडजेल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या नाम था? एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी इस किताब का नाम था, जो किसने लिखी थी? आपके इन फ्रेडरिक रेडजेल भाई साहब ने लिखी थी। और फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे? तो ये थे आपके जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के भूगोलवेता थे ये। ओके, अब हम बात करें, एक इनकी शिष्या हुआ करती थी। एक क्या थी? इनकी शिष्या थी। कौन थी? शिष्या। और इस शिष्या का नाम क्या था? एलन सैम्पल। क्या नाम था? एलन सैम्पल, जो कहाँ की थी? अमेरिका की। तो इन दोनों की मानव भूगोल में परिभाषाएं महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अब हम मानव भूगोल की परिभाषाओं पर चलते हैं भाई। परिभाषाएं देखिएगा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए किनका संबंध है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। अब आपको मैं इसके बाद एक और परिभाषा देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद दूसरी परिभाषा आपकी जो एलन सैम्पल है उनके द्वारा दी गई कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है ना। किस पर? कि मानव भूगोल जो है वो किसका? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है ना। उसके बाद तीसरी परिभाषा जो आपकी मिलती है वो है विडाल डी लाब्लास की। पॉल विडाल डी लाब्लास इनका पूरा नाम था, फ्रांसीसी भूगोलवेता थे ये। और इन्होंने जो परिभाषा दी थी कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। अब मेरी बात सुनिएगा आप कि मानव भूगोल में मुख्य रूप से दो बातें आपको ध्यान केंद्रित करती हैं, आपका दो बातें ध्यान खींचती है। एक तो है आपकी पृथ्वी, इसे पृथ्वी को धरातल भी कहते हैं, इसे किसी ने पृथ्वी भी कहा है। तो इस पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कौन हैं? मानव। ऐसा माना है किसने? विडाल डी लाब्लास ने। अभी बताया हमने कि मानव, एक है मानव और एक है पृथ्वी। इन दोनों के जो संबंध है, इन दोनों के जो संबंध है ना, क्या है? संबंध, आपस में संबंध जो हैं, इन संबंधों का अध्ययन ही हम किस में करते हैं? इन संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो हम उसका विषय, उस विषय का क्या नाम है? मानव भूगोल। तो आपसे पूछा जाए कि मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सीधा सा याद रखिएगा कि मानव, एक तो मानव है, यानी कि मानव और पृथ्वी, इन दोनों के संबंधों का अध्ययन किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। अब ये परिभाषाएं याद करने का आपको मैं सीधा तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। कि मानव भूगोल में सीधा एक तो मानव तो आएगा, मानव समाजों को, किसको? देखो, मानव समाजों को और धरातल को, इन दो बिंदुओं को याद रखना है। इन दोनों के संबंधों के संश्लेषित अध्ययन को, कौन से अध्ययन को? संश्लेषित अध्ययन को। किसने बताया है ये आपका बताया फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने बताया? फ्रेडरिक रेडजेल ने बताया भाई।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं अपनी। मानव भूगोल का सीधा याद रखना, मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव समाजों और धरातल के बीच के संश्लेषित अध्ययन को, संबंधों के संश्लेषित अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? रेडजेल ने दी। एक बार फिर से कि मानव भूगोल क्या है? मानव समाजों और धरातल के संश्लेषित अध्ययन के, मतलब इस बीच के संबंधों के संश्लेषित अध्ययन को, मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों के बीच के जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन क्या है? वो मानव भूगोल है। ये परिभाषा किसने दी? आपकी फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने दी। देखो इन्होंने स्पष्ट कर दिया नीचे कि ऊपर दी गई परिभाषा में किसमें बात की गई है? संश्लेषण पे बात की गई है। किनके संश्लेषित संबंधों पर? तो संश्लेषित अध्ययन करना है किसका? एक तो मानव समाज और एक है धरातल। इन दोनों के संबंधों का कौन सा अध्ययन? संश्लेषित अध्ययन। किस में करेंगे हम? मानव भूगोल में करेंगे। ये परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल ने दी। ओके, हाँ उसके बाद हम दूसरी परिभाषा की बात करें जो कि इन्हीं की शिष्या थी, एलन सैम्पल, जो कहाँ की थी? अमेरिका की थी। और इन्होंने परिभाषा दी कि उन्होंने भी वही बात की, बस इन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अब जो धरातल है वो भी क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अब मानव कैसा है? मानव अक्रियाशील तो नहीं है, क्रियाएं करता है, तो क्रियाशील है। तो इन्होंने एक शब्द लगा दिया क्रियाशील, और इन दोनों के परिवर्तनशील। अब देखो परिवर्तनशील संबंध जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। तो परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? एलन सैम्पल ने। सीधी सी परिभाषा है। देखो पुरानी जो किताबें थी उनमें ये परिभाषा मिलती है कि चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी। अब क्रियाशील की जगह चंचल मानव शब्द प्रयोग में लिया जाता था पहले, अब लिया जाता है क्रियाशील। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। सीधा सा है। एक तो शब्द याद रखना, परिवर्तनशील, इन्होंने कहा अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव। ऐसे कीवर्ड याद रखना। जैसे हमने अभी बात की किसके बारे में? फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में। रेडजेल महोदय ने क्या कहा कि मानव समाज, उन्होंने शब्द मानव समाज इस्तेमाल भी लिया। मानव की जगह मानव समाजों और धरातल के जो बीच के संबंध हैं उनका अध्ययन कैसा करना है? संश्लेषित अध्ययन करना है। ये बात किसने की? आपके फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने की। और उसके बाद जो एलन सैम्पल आई उन्होंने सीधा कह दिया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के जो संबंध है, परिवर्तनशील संबंध है, उनका अध्ययन है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है ना। एक परिभाषा है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती, फिर भी देख लेते हैं हम कि जो हमारी पृथ्वी है उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जो जीव हैं, इन्होंने भौतिक नियमों, पृथ्वी की जगह देखो इन्होंने थोड़ा और डिटेल किया, और डिटेल में इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। अब उसमें हमारा पर्यावरण आ गया है ना, और इस पर रहने वाले जीवों। अब जीव कौन है? वही मानव। इन दोनों के संश्लेषित, कौन सा? संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है वो क्या है? मानव भूगोल है। और ये परिभाषा दी थी विडाल डी लाप्लास ने। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम आगे बात करें तो इसमें जो मानव भूगोल की प्रकृति है ना, उस पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है आपका मानव भूगोल की प्रकृति। तो प्रकृति को समझिएगा कि कोई भी विषय होता है, कोई भी विषय जो होता है उसकी एक निश्चित प्रकृति होती है। इसी प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल की हम परिभाषाओं में पढ़कर आए कि मानव और धरातल यानी कि जो अपनी पृथ्वी है, इन दोनों के संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। ये हमने पढ़ा अभी तक। अब इसकी प्रकृति में क्या आएगा कि इसकी परिभाषा जो है, एक भूगोल वेता हुआ करते थे, जिन ब्रुन्स। कौन थे? जिन ब्रुन्स ने इस प्रकार कहा था कि जैसे कोई भी विषय होता है, जैसे इतिहास है, इतिहास का संबंध घटनाओं से होता है, तिथियों से होता है। अर्थशास्त्र है, उसका संबंध पैसों से होता है, यानी वित्त से होता है। और सभी विषय का अपना अपना, जैसे कोई पुरातत्व विज्ञान है तो उसका खंडरों से संबंध रहता है। ऐसे ही जो हैं सभी विषयों का अपने अपने क्षेत्र से संबंध रहता है। इसी प्रकार जो मानव भूगोल का जो संबंध है वो मानव से है। इसका केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। और इसमें जो है मानव के क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं इसके अध्ययन क्षेत्र में। और इसमें जो आता है वो आता है कि मानव किस प्रकार जो है अपने वातावरण के साथ संयोजन करता है,
क्या क्या, इन दोनों के जो संबंध है ना, इनका प्राकृतिक रूप से अध्ययन, विस्तृत रूप से जो अध्ययन आएगा वो किस में आएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। मानव की जो क्रियाकलाप है, मानव द्वारा जितनी भी निर्मित वस्तुएं हैं उनका सबका अध्ययन हम किस में करेंगे, मानव भूगोल में करेंगे। ओके, इसके बाद जो अगला बिंदु है आपका वो कौन सा है कि मानव भूगोल का विकास क्रम। क्या, मानव भूगोल का विकास क्रम, जो इस साल तो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, फिर भी आपको याद रखने के लिए साधारण, क्योंकि अभी हटा है, अगली बार आएगा पूरा 100% कोर्स आएगा। इस बार कुछ फेरबदल किए गए कोर्स में, जो कि स्वाभाविक भी हैं। तो हम इसके विकास क्रम में बात करें, वो क्या संकल्पना है उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहले जो विकास हुआ मानव भूगोल का, किसी भी विषय का, तो मानव भूगोल का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था, प्रकृति पर। पहली जो शुरुआत होती है, जो वाद आया इसमें वो था प्रकृतिवाद। कौन सा वाद आया, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में जो है सर्वे सर्वा किसे माना गया, प्रकृति को माना गया। सारी शक्ति जो मानी गई वो प्रकृति में मानी गई। इसके बाद एक नया वाद निकल कर आया जिसे हम कहते हैं संभववाद। उसे क्या कहते हैं, संभववाद। और इस संभववाद को लेकर आने वाले थे प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास, जिनका पूरा नाम पॉल विडाल डी लाप्लास था, जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने बताया कि जो मानव भूगोल है इसमें हम सीधा प्रकृति को सब कुछ नहीं मान सकते। इन्होंने क्या कहा कि सारी शक्ति प्रकृति के पास नहीं है। अगर प्रकृति जो है, अगर मनुष्य चाहे तो वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा किसका कहना था, आपका जो संभववाद के प्रेरणा थे, जिनका आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने दिया था, तो विडाल डी लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था, विडाल डी लाप्लास ने। ओके, है ना। और देखो, पहले जो आया था उसमें तो माता प्रकृति, यानी कि जो प्रकृति को ही सब कुछ माना गया था, माता माना गया था। और जब संभववाद आता है तो उसमें जो है मानव पर ध्यान केंद्रित किया गया और मानव में शक्ति का संचार किया गया कि मानव भी शक्तिशाली है और वह चाहे तो वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है ना। उसके बाद एक नई अवधारणा जो निकल कर आई, जो महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं, देखो, एक इन दोनों के जो पर्यावरण निश्चयवाद था, देखो एक तो है कि प्रकृतिवाद जिसे आप निश्चयवाद भी कहते हो, और इसमें ही जो है सर्वे सर्वा माना गया प्रकृति को। उसके बाद एक वाद आया बीच का जिसे हम कहा गया कि संभववाद। अब इन दोनों के बीच एक नई अवधारणा लेकर आते हैं, जो ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर। वो एक नई अवधारणा लेकर आए जिसे नाम दिया गया नवनिश्चयवाद या रुको या जाओ की अवधारणा। नवनिश्चयवाद यानी कि जो है, देखो इसमें कहा गया कि प्रकृति जो है वह मनुष्य का मार्ग रोकेगी। मान लीजिए कि प्रकृति आपको कहीं जाना है और बारिश आ गई, मान लो आपको कहीं जाना है और बारिश आ गई। अब आप जा तो नहीं सकते, रुक गए आप तो प्रकृति का। पर अब मनुष्य ने जो है अपने दिमाग से जो रेनकोट वगैरह बनाया है वह पहनता है और उसके थ्रू वह जाता है, पहन के जा रहा है, वो भीग नहीं रहा, बच गया। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति बीच का रास्ता निकला। एक प्रकृति ने भी अपना काम किया, मानव ने भी अपना काम किया, और इन दोनों के बीच में अपना एक रास्ता तैयार कर लिया। इसी का एक उदाहरण है कि कोई रास्ता रुक जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पर निकलते हैं। वो इसमें सीधा कहा गया कि प्रकृति जो है मनुष्य का मार्ग थोड़े समय के लिए रोकती है और उसके बाद वापस खोल देती है। तो ये अवधारणा कौन सी थी, रुको और जाओ की अवधारणा, जिसे लेकर आए थे भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी बात। इसे रुको और जाओ की अवधारणा भी कहते हैं, और ये इसका विकास क्रम है कुछ जो इतना खास नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं। उसके बाद जो है आपका मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। अभी विशेष क्षेत्र में जिसमें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, ये सारी भूगोल है जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है। देखो इसमें सामाजिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल में समाज से रिलेटेड हम बात पढ़ेंगे, जितने अपना समाज है ना उसकी सारी जानकारी इसमें मिलेगी। उसके बाद नगरीय भूगोल, नगर से रिलेटेड जानकारी नगरीय भूगोल में मिलेगी। राजनीतिक भूगोल जिसमें हम राजनीति से जुड़ी हुई बातें पढ़ेंगे,
है ना। राजनीतिक भूगोल जिसमें राजनीति से जुड़ी हुई बातें आएंगी, जनसंख्या में जनसंख्या से जुड़ी हुई बातें आएंगी। इसी प्रकार आवास भूगोल में आवास से, आर्थिक में अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। तो इस प्रकार का आपका भूगोल का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस चैप्टर में डाउट हो तो कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।